फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है एक मशीन की 950, वैल्यू इन यूज है 1040, रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? ग्रेटर ऑफ द टू। कैरिंग अमाउंट इसकी अगर 1000 है तो बताइए क्या ये एसेट इंपेयर हुआ? नहीं। क्यों नहीं इंपेयर हुआ? क्योंकि उसकी रिकवर ज्यादा हो सकते हैं पैसे, तो इंपेयर तो तब होगा जब रिकवरेबल कम होगा। आगे चलते हैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 950, वैल्यू इन यूज है 960, रिकवरेबल अमाउंट कितनी होगी? 960। अब इसकी कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर किया तो हमें मालूम हुआ कि 40 जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस। इधर बैलेंस शीट में कौन सी रकम शो करेंगे? 1000। इधर बैलेंस शीट में कौन सी रकम शो करेंगे? 960। ठीक बात, क्योंकि इम्पेयर हो गया 40 पे। इधर आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 940, वैल्यू इन यूज तो कौन सी दोनों में से बड़ी है? 940 इज रिकवरेबल अमाउंट, 1000 कैरिंग अमाउंट। अब कितने से इम्पेयर हुआ वो? 60 से, लिहाजा बैलेंस शीट में क्या रकम शो करेंगे? 940 इम्पेयर होने के बाद। समझ में आती है बात? मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें वो कैलकुलेट करने को कहेगा वैल्यू इन यूज। Sample company has a machine in its statement of financial position at a carrying amount of 300,000. ये 300,000 की carrying amount उसके पास मौजूद है। Machine is used to manufacture the company's best selling product range, but the entry of a new competitor to the market has severely affected the sales. उसकी सेल्स बहुत अफेक्ट हो गई क्योंकि नया कॉम्पिटिटर उधर आ गया था, अब आपको टफ टाइम मिलना शुरू हुआ, सेल्स डाउन हो गई। एज अ रिजल्ट द कंपनी बिलीव्स दैट द फ्यूचर सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द नेक्स्ट 3 years विल ओनली बी, कहते अगले सालों में आपकी फ्यूचर सेल्स ये रह जाएगी, यानी कि फ्यूचर जो कैश फ्लो होगा आपको 1 लाख और 50,000 का होगा, एंड उसके बाद वो एसेट 25,000 का बिक सकेगा। ये बेटे फ्यूचर कैश फ्लोज देती है इसमें आपको। अब आप अगर तवज्जो में रहें तो आपको 3 सालों की फ्यूचर कैश फ्लोज ने कुछ यूं बता दी। ईयर 1 की कैश फ्लो, ईयर 2 की कैश फ्लो और ईयर 3 की कैश फ्लो। ईयर 1 में आपके पास 1,50,000 यहां से आ रहा है। ईयर 2 में 1 लाख आपके पास यहां से आ रहा है, और ईयर 3 में आपने 50,000 की सेल्स और उसके बाद आपने उस एसेट को बेचना भी तो ईयर 3 में ही है ना, तो कुल आपके पास कैश फ्लो कितना आएगा ईयर 3 में? 75,000। एग्रीड? आपने प्रेजेंट वैल्यू बचपन में पढ़ा हुआ, आप 10% पर ये आपका डिस्काउंट रेट है, ठीक है। इस पर आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ओके। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपके लिए क्या बिल्कुल नई बात है या पहले से मालूम है? मालूम नहीं? मालूम, बता दें। ऑनलाइन बच्चे भी जरा थोड़ा सा इन्वॉल्व रहें। बेटे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के लिए आपने क्वांटिटेटिव मेथड्स में ये फार्मूला पढ़ा था, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर n पढ़ा था। उससे आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मालूम होता है। अब वो जो मशीन आपको बेनिफिट दे रही है अगले 3 सालों में, जो कैश फ्लो दे रही है, जो तीसरे साल कैश फ्लो देगी, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, तो हम इससे उसका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, ईयर 1 का, 2 का, 3 का, ठीक है। तो ईयर 1, 2 एंड 3 का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जब आपने कैलकुलेट किया, मीन्स इसके लिए आपने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज़्ड टू पावर 1
दूसरे साल के लिए आपने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज़्ड टू पावर 2, और तीसरे साल के लिए आपने 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज़्ड टू पावर 3। जरा कैलकुलेटर पकड़िए और मुझे बताइए। नहीं बेटे, पॉइंट मैंने 0.9 तो आंसर है, आप 0.9 नहीं, आप ये जो ब्रैकेट मैंने अभी लगाई है इसको आप कैलकुलेट करें। ये जो मैंने अभी ये मैं येलो हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपके दाएं बाएं ना जाए। आपने ये काम सिर्फ करना है, इन्हें कैलकुलेट करना है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, 0.1 क्या है, 10%, 10% इज द 0.1। 10% 0.1 होता है, ये तो क्लियर है ना हमें। ओके, ये आता है 0.909 आता है, रेज़ टू पावर 2 करने से 0.826 आता है, और इस पर 3 करने से 0.751 आता है। क्लियर? अच्छा, ये हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। ओके, जब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट किया आपने, तो आपने उस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया उसकी कैश फ्लोज को। आइए बेटा, उसकी कैश फ्लो, अब पहले साल की कैश फ्लो जो थी 1,50,000, तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, फिर 1,00,000 दूसरे साल की कैश फ्लो 0.826, तीसरे साल की कैश फ्लो 0.751। तो what you get is present value। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है इसकी। तो वो एसेट जिसकी कैरिंग अमाउंट 3 लाख रुपए है, उसकी वैल्यू इन यूज कितनी है, 2,75,275। एम आई राइट? ठीक है। अब आप क्या करते हैं, कहते हैं कि जी इसकी हमने दो बातें देखनी। पीछे हमने ये क्या टेबल देखा था, हमें वैल्यू इन यूज चाहिए। वैल्यू इन यूज क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, और द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब प्रेजेंट वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है कि नेट सेलिंग प्राइस। An offer has been received to buy the machine immediately for 2,40,000, but the company would have to pay shipping cost of 5 लाख। आपको मैं कहता हूं कि आपकी मशीन में 2,40,000 रुपए में खरीद लूंगा, लेकिन आप शिपिंग कॉस्ट पे करेंगे। नेट आपको क्या मिलेगा, 235। नेट सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है ना, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपकी जो बन रही है 235 बन रही है। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मैंने यहाँ छोटा सा करके लिखा था, मैं इसको जरा थोड़ा बाहर मेन पे ले आता हूँ। आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, तो बेटे ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपने वर्कआउट कर ली इसकी, जो कि उसकी गिवन थी क्वेश्चन में 240। ओके, लेस कॉस्ट टू सेल 5,000। मैं ये अब एरोज रब कर देता हूँ ताकि ज़्यादा मैसी ना हो। ओके, तो हमने अब इन दोनों को पिक किया, 275 जो कि उसकी वैल्यू इन यूज है, और फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इन दोनों को हमने उठाया, यहाँ पर हमने लिख दिया।
ग्रेटर जो है आपके पास 275 है, उसको हमने कहा कि रिकवरेबल अमाउंट है, तो हमने एसेट को उसकी रिकवरेबल अमाउंट पे लिखना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पेयरमेंट लॉस, ये बैलेंसिंग फिगर 24,725 आपके पास आ गई। समझ आती है बात बेटा? ये इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। A company has a machine in its statement of financial position at a carrying amount of 300,000, including a previously recognized surplus of 20,000. कहता है ये मशीन जो थी इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस पिछले साल में हुआ था और 3 लाख की थी, यानी कि इस मशीन की ये पिछले साल से आपको ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो रही है और पिछले साल से इसका सरप्लस जो है वो ये 2 रकमें जो रेड में मैंने लिखी हैं ये पिछले साल से आपकी कैरी होते हुए ब्रॉड फॉरवर्ड हुई। अभी फिलहाल रेड पे फोकस करें। अब हुआ ये कि ये एसेट जो है, दिस मशीन हैज बीन टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एंड फाउंड टू हैव रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 275। इसकी रिकवरेबल अमाउंट 275 है। तो बेटे यहाँ आपको मालूम है कि कैरिंग अमाउंट उसकी 300,000 है और रिकवरेबल अमाउंट उसकी 275 358 है। तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस क्या लिखना है यहाँ पे? 24,642। राइट, ये इम्पेयरमेंट लॉस। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है यहाँ पर जो हमें समझनी है। जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो हमने अभी पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने ये ध्यान में लेकर आए थे कि उसको तो लॉस के तौर पे प्रॉफिट लॉस में जाना है, ये उसकी अकाउंटिंग एंट्री की थी। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, ये जो 24725 का ये इम्पेयरमेंट लॉस था वो इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस को डेबिट हो रहा था, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि अगर आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, जैसे कि आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात की थी IAS 16 के अंदर, अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है तो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करें, ओवर एंड अबव जो होगा उसको प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस के तौर पर लेकर जाएं। तो अकाउंटिंग एंट्री अब आपके पास ये बन जाएगी कि आपने ये रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करना पहले, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव लिखना गलत है टेक्निकली, ये मेरी बात को प्लीज माइंड ना करना, लेकिन माइंड करना कि OCI जो लिखते हैं गलत लिखते हैं। OCI कोई हेड ऑफ अकाउंट नहीं है। इवन ये ICAP की किताब में भी गलत लिखा हुआ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। OCI इज नॉट एन हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट क्या? रिवैल्यूएशन सरप्लस हेड ऑफ अकाउंट है। OCI एक राहदारी है, कॉरिडोर है। हम कॉरिडोर को डेबिट क्रेडिट नहीं करते। ये बहुत टेक्निकल नुक्ता है जो कि अक्सर आपको किताबों में गलत ही नजर आ रहा होगा। खुद ICAP की किताब में भी ये चीज़ इंतहाई गलत लिखी हुई है और मैं इसको बड़ा स्ट्रिक्टली माइंड करके बात कर रहा हूँ कि जी स्टूडेंट को गलत कॉन्सेप्ट जाता है कि पता नहीं OCI को हेड ऑफ अकाउंट है। OCI इज नॉट हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, आप इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट कर रहे हैं, इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट कर रहे हैं जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ठीक है। इधर अब आप लिख दें SOPL कि ये SOPL में जाएगा, इधर आप लिख दें कि ये OCI में जाएगा, थ्रू OCI, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा? आपका एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एसेट आपका क्रेडिट होगा। ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनती है बेटा। प्लीज
इसको जहन में रखिएगा, आपको फ़ायदा देगी जब आर्टिकल्स कर रहे होंगे, बल्कि जब सीफैप पढ़ रहे होंगे उस वक्त ये बात आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा बनाएगी। आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हेड्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। तो हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस में जो अमाउंट पड़ी हुई थी उसको ख़त्म करना, ये आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस को ख़त्म किया, ठीक बात। और बाकी की जो लॉस की अमाउंट है वो आपने इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट किया। ये इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट किया, मतलब इम्पेयरमेंट इसके साथ लिखना चाहता हूं। ठीक है, ये आपका हेड ऑफ अकाउंट है, रीवैल्यूएशन सरप्लस हेड ऑफ अकाउंट है, मशीनरी आपका हेड ऑफ अकाउंट है, जिनके लेजर अकाउंट बनते हैं। ऑलराइट, तो बेटे जान बात समझ में आई इस अकाउंटिंग में उसने क्या आपको समझाना चाहा? उसने बात बड़ी सादा सी आपको समझा दी है दो क्वेश्चंस में कि इम्पेयरमेंट लॉस दरअसल एक्सपेंस की आइटम है, लेकिन अगर जिस एसेट को आप इम्पेयर कर रहे हैं वो एसेट प्रीवियसली रीवैल्यू हुआ था और रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ था हमारे पास, तो उस रीवैल्यूएशन सरप्लस को पहले जीरो करेंगे और उसके ऊपर जो आपके पास लॉस की रकम होगी उसे एक्सपेंस के तौर पे, आप इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पे अकाउंट फॉर करेंगे। जी बेटे जी, ये बात भी हमें ठीक से समझ आ गई।